हेलो बच्चों, लास्ट टर्म में हम लोग ने ड्राइव किया था जनरल फॉर्मूला एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। होपफुली सबने अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। होपफुली जो जो बताया था आपको वो आपने ध्यान में जरूर रखा होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ आपने जरूर ध्यान दिया होगा। क्या चेंजेस लाया था मैं आपने सुन लिया होगा ध्यान से के प्लेन सरफेस के ऊपर हम क्या कैसे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे और कर्व्ड सरफेस के ऊपर स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हम स्नेल्स लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों देखो, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो जो मैं पूछता जाऊं जरूर आप उसका, जब क्लास चल रही होगी तो मैं चेक करूंगा, आपको उसका रिस्पांस देना ही होगा। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में रिस्पांस देंगे मतलब वो मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में रिस्पांस नहीं दे रहे मतलब वो मेहनत नहीं कर रहे। तो जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, देखो अभी हाई टाइम है, अभी भी शुरू कर दो। मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत ही रंग दिखाएगी, मेरी मेहनत थोड़ी कम रंग कम दिखाएगी, आपकी मेहनत ज्यादा रंग दिखाने वाली है। तो मुझे आपकी मेहनत का रंग देखना है और ये आपकी मेहनत का रंग मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई देगा। तो जो जो पूछा जाए बच्चों जवाब देना। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, सब लोग जवाब देना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। अभी आपसे जो पूछ रहा हूं मैं, जब ये मेरा सवाल आ रहा है मैं देखूंगा कि क्या जो आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव करवाया था क्या अच्छी तरह से समझ में आ गया था। और अगर नहीं आया, कुछ जगह डाउट रह गया, तो जरूर लिखो बेटा कि ये सर ये स्टेप कैसे आ गई, तो मैं आपको और दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात दोबारा बता दूं, देखो बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट जो शुरू से हमने शुरू किया था, रिफ्रैक्शन एट कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो आपको याद करना ही होगा। उसकी प्रैक्टिस तो बच्चों करनी ही होगी। अच्छा, अब मेरी आदत मालूम क्या है, एक फॉर्मूला ड्राइव करवाता हूं, उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जब तक प्रॉब्लम्स नहीं करें मजा नहीं आता। आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर होते हैं। अब मैं यहां पर न्यूमेरिकल डिक्टेट करने के बजाय मैं ये चाह रहा हूं कि बच्चा डेरिवेशन को अच्छी तरह से समझ ले, तो उसको न्यूमेरिकल पूरा डिक्टेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिखवा दूं। अब जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, सरफेस वाज कॉन्वेक्स, वो जनरल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। चलिए ये रहा साहब न्यूमेरिकल। तो आप बोलेंगे क्या यार न्यूमेरिकल होता है क्या? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल ऐसा तो नहीं होता। न्यूमेरिकल में तो लैंग्वेज लिखी होती है। अब हम लैंग्वेज के बाद क्या करते हैं, लैंग्वेज के बाद एक हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब यहां मामला उल्टा चल रहा है। न्यूमेरिकल का एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बेस को ड्रॉ करने के बाद हम न्यूमेरिकल को समझते हैं। न्यूमेरिकल को समझने के बाद हम एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम लिखते हैं, फिर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। समझ लेते हैं न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते कि ये हमारा न्यूमेरिकल कौन से फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहां मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम पहले ड्रॉ कर दिया। चलो अब उल्टा चलते हैं ना, थोड़ा क्या हर्ज है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है ना, ये भी एक तजर्बा है, ये भी एक सीखने की नई कला। तो क्या इस डायग्राम से न्यूमेरिकल समझ में आ गया जितना भी आपको? अच्छा देखें साहब, ये एक रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो ये कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है? कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स कौन से मीडियम की होती है? डेंसर की होती है कि रेयरर की होती है? आप यहां बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी कॉन्वेक्स कौन से सरफेस की? दो सरफेस होगा ना, ये रेयरर मीडियम का तो सरफेस इंटरफेस कॉन्केव हो गया, लेकिन इसका बाहर की तरफ उभरा हुआ, इसका अंदर की तरफ दबा हुआ। तो जो डेंसर मीडियम होता है उसकी सरफेस ली जाती है जो कि कॉन्वेक्स है ना। ओके, तो अब ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5 या 3/2। और उसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ब्राइट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछूंगा क्या डायग्राम से न्यूमेरिकल समझ में आया। अगर आप बोलोगे हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो लिख के बताना कि नहीं आया, तो मैं पूरा डिक्टेट कर दूंगा। तो ये देखो बेटा, यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस कॉन्केव कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। वो ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 = 1.5 है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, और ये इसके पोल से यानी सरफेस से कितना? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अगर इसी चीज को मैं ये बोल दूं कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिनको नहीं समझ में आया वो चाहे तो लिख ले, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर
on the principal axis of a convex surface of refractive index 1.5 and radius of curvature 6 सेंटीमीटर। हो गया न्यूमेरिकल। कोई मुश्किल आई? नहीं आना चाहिए, और इजी हो गया आपके लिए। दोबारा देखिए, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस कहां पर? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस किसके? ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कैसी है? ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर। करना क्या है हमें? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगी? इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें इमेज डिस्टेंस वी फाइंड आउट करना। ये न्यूमेरिकल हो गया। तो मैंने डिक्टेट भी कर दिया था। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा डायग्राम से, वो डिक्टेशन में सुन लिया होगा। एक बार अगर किसी का मिस हो गया हो समझने में या लिखने में तो दोबारा दोहरा देता हूं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज। ओके, अब डेटा लिखने की बारी आई तो क्या लिखेंगे हम? यू बोलो बच्चों कितना? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके पोल से लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव आएगा। ये चीज हम कहां समझ चुके हैं? साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर में समझ चुके हैं। दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, वही का वही है। अच्छा, अब इसका रेडियस देखो, इसका C यहां आएगा तो इसका रेडियस पोल से राइट साइड आएगा, पॉजिटिव एक सरफेस के ऊपर आएगा। तो R क्या मैं लिखूंगा? +6 सेंटीमीटर लिखूंगा। और क्या दिया है? N की वैल्यू दी हुई है 1.5, जिसको 3/2 भी लिख सकते हैं। क्या फाइंड आउट करना है भाई? हमें फाइंड आउट करना है V। आर द थिंग्स क्लियर टू यू? होना भी चाहिए। अच्छा, अब किसी भी फॉर्मूला को हमें फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो क्या फॉर्मूला है इसका? जनरल फॉर्मूला ऑफ, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सर्फेस। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, बड़े मजेदार न्यूमेरिकल है। इसे अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप फटाफट करोगे। आपको चाहोगा कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। बच्चों, हायर लेवल तक ले जाऊंगा, भूलना नहीं। अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ओके, अब हमारे जनरल फॉर्मूला बोलो बच्चों, क्या है जनरल फॉर्मूला? N2 अपने दिल में दोहराओ, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब आप बोलोगे यार ये याद कैसे होगा? तो जब पहले डिराइव करो इसको, जब डिराइव कर लोगे तो 2-3 बार 5 बार लिखो उसको, और कम से कम इसके ऊपर बेस 4-6 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला रट जाएगा। घोटे लगाने की जरूरत नहीं। फिजिक्स में ऐसे ही याद किया जाता है, रट्टे नहीं लगाए जाते। प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है। क्या करोगे? फॉर्मूला ड्राइव कर लो 1 बार 2 बार 3 बार। फॉर्मूला चाहे सरफेस कॉन्वेक्स हो चाहे सरफेस कॉनकेव, वो फॉर्मूला यही आने वाला, अलग अलग नहीं आने वाला। ठीक है, ओके। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन N2 माइनस N1 अपॉन R। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। जो फॉर्मूला में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का में विद देयर प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो कर देते हैं। N2 की वैल्यू कितनी है? मैं यहाँ N2 को लिख रहा हूं 3/2 लिख दूं। V माइनस N1 की वैल्यू 1, क्योंकि ये एयर है। अगर कोई मीडियम नहीं दिया तो आप N1 को एयर के लिए एयर लोगे। अगर कोई मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है तो कौन सा होगा? जनरली हम कहाँ होते हैं? एयर में होते हैं, जनरली हवा में होते हैं। जनरली क्या हम जनरली पानी में होते खा रहे होते हैं या स्पेस में घूम रहे होते हैं? जनरली नॉर्मली कहाँ होते हैं? नॉर्मली तो एयर में ही होते हैं। ओके, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। अगर नहीं दिया है तो आपको एयर लेना होगा। अपॉन यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? यू की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? -20 इज इक्वल टू, यहां मैं लिख रहा हूं इसको 1.5 लिख दूं -1। आप बोलोगे यार यहाँ ये लिख दिया, यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये अपन के स्टेप्स आसान हो रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। ओके, क्या हो गया? ये सॉल्व कर लो यार, अब तो कुछ भी नहीं है। 3/2V प्लस 1/20 माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, इज इक्वल टू ये 1.5 माइनस 1 क्या हो गया? 0.5। 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो 1/2 यानी 12। 1.5 माइनस 1 0.5। 0.5 क्या होता है? 1/2। 1/2 2 का मल्टीप्लाई से हो गया 1/12, इसलिए लिखा था। ओके, 3/2V
इज इक्वल टू 1/12, ये 1/20 वहां ले जाओ, 1/20 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या लिख रहा हूं इसके बाद, मैं लिख रहा हूं 3/2v। अब बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा ना, है ना, 60 एलसीएम आ गया। ओके, 60 को डिवाइड किया, अरे यार ये सब बताने, कितना आ गया, 12 5 60, 5 आ गया, माइनस 20 से डिवाइड किया 60 को 3 का मल्टीप्लाई 3, है ना। ओके, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3/2v इज इक्वल टू 2/60। अब क्या लिखूं, लिख सकता हूं मैं 3/2v इज इक्वल टू 3/2/60 कितना हो गया, 1/30 हो गया, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या, v वहां ले जाओ, 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 को यहां ले आओ, 2 यहीं रहने दो, इक्वल टू v ऊपर ले जाओ, तो 2 15 सा कितना हो गया 30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, नोट करो। होपफुली कि आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा बच्चों। अब मैग्निफिकेशन की तरफ आते हैं। स्फेरिकल मिरर में भी तो मैग्निफिकेशन था ना, हाँ तो यहां भी है भाई। ओके, मैग्निफिकेशन की तरफ आ रहे हैं हम। टाइम का बच्चों समझ में तो आ गया होगा ना, दिक्कत तो नहीं आई होगी मुझे, आपको, मुझे पूरा यकीन है कि हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। प्रैक्टिस करना भाई, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे ना उतना ही ज्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। चलो अब मैग्निफिकेशन की तरफ आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन जो मिरर में होता है वही यहां भी होता है। क्या होता है, चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करें। मैग्निफिकेशन, ओहो, मैग्निफिकेशन कोई अनोखी निराली चीज नहीं है भाई, वही है जो स्फेरिकल मिरर में पड़ा था, वही वाला मैग्निफिकेशन यहां भी चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो भाई डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, कर लेते हैं डायग्राम, मैग्निफिकेशन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते। कुछ भी नहीं है इसमें। चलो हमने क्या किया था, हमने अभी के स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में, स्फेरिकल सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में अभी हमने जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन क्या किया था, डिराइव किया था। और क्या किया था, एक न्यूमेरिकल किया था। ये कॉन्वेक्स सरफेस ली थी मैंने। अब मैं यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट तो मेरा पॉइंट ही होगा। कैसे होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है ओ, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो मैं बी पॉइंट ले रहा हूं, इसका टिप पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसका सेंटर है, तो यहां से अगर रे ऑफ लाइट सेंटर की सीध में जाएगी, मतलब समझ गए आप, यानी नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। ओके, अब यहां से ये इसका पोल है, ये रे ऑफ लाइट में एक इंसिडेंट करा रहा हूं पोल पर, ये करा दी। अब ये नॉर्मल है ना, सी से आने वाली लाइन यहां पर या यहां पर या यहां पर कहीं भी ले लो, नॉर्मल होगी ना अलोंग द रेडियस। तो ये रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो क्या होगा, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप समझ गए होंगे कि जब ये नॉर्मल से अवे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, जब ये रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी तो क्या होगा, इस रे ऑफ लाइट से यहां इंटरसेक्ट हो जाएगी, ये हो गई। और क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट ए बी की यहां पर एक इमेज बन जाएगी जिसको हम कहेंगे ए डैश बी डैश। ए नीचे था, बी ऊपर, ए डैश बी डैश। बी इसका ऑब्जेक्ट का टिप है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी इमेज यहां बन गई, बॉटम की इमेज यहां बन गई। ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज, डाउनवर्ड नेगेटिव
अपवर्ड पॉजिटिव, ये u ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u एंड ऑब्जेक्ट का इमेज से डिस्टेंस v, नथिंग न्यू। ये डिस्टेंस कितना, ये हो गया r। बच्चों समझ लिया ना आपने? ड्रॉ कर लो। ये सीधी लाइन बनाना भाई, मेरे से सीधी नहीं बनी, बिल्कुल सीधी बनाना। ये अरे यार सीधी हो जाए भाई। ये बच्चों सही करना डायग्राम यार। हम लोग अब मैं डायग्राम के ऊपर मेहनत करने बैठूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अच्छे से स्केल वगैरह यूज करके मेहनत से साफ सुथरा नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। मैंने लड़कियां बड़े अच्छे डायग्राम बेचारे नीट एंड क्लीन कितने मेहनत से बनाती हैं, लड़के सब मेरे जैसी बनाते हैं ऐसे घटिया सा डायग्राम, ड्राइंग ऐसी बेकार। लड़कियों के डायग्राम में तो मालूम, मैं जब कॉपी देखता हूँ तो लड़कियों की कॉपी देखता हूँ, क्या यार मुझे लगता है यार इतनी प्यारे नोट्स बनाए बच्चियों ने, क्या मेहनत से नोट्स बनाती हैं सच में। ओके लिखो यार, करें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करें। कर लिया डायग्राम ड्रॉ, m इज इक्वल टू h आई अपॉन h। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना? एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये हो गई इमेज, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सिर्फ पहले डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लो यार, नहीं तो मैं पता चला शुरू हो जाऊंगा डायग्राम ड्रॉ किया। जरा डायग्राम बच्चे जरा ड्रॉ कर लो जल्दी। ओके ये n1 है, कर लिया ना बेटा? ये n2 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। तो क्या लगा देंगे, वही हमारा चिर परिचित स्नेल्स लॉ। हमें मैंने आपसे बोला ही था भाई, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत करना, भीष्म पितामह है स्नेल्स लॉ। ओके तो क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो यार। यहां क्या है, एन ध्यान लिख दो, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, है ना। अच्छा मैं जानता हूं इफ I and R are very small, ये प्री रिक्वेजिट कंडीशन है रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस की, जिसके ऊपर बेस्ड हमारा जो फॉर्मूला अभी तक हम डिराइव कर रहे हैं। एंगल्स आर ऑल वेरी स्मॉल। कब होता है, जब रेज पैरेक्शल होती हैं, और कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सरफेस का एपर्चर बहुत स्मॉल होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन आई इज इक्वल टू टेन आई, एंड क्या लिखूंगा, साइन आर इक्वल टू टेन आर। ये आगे भी यूज होता जाएगा, आगे भी यूज होगा ये, इसको अच्छी तरह से याद रखना बच्चों। चलिए यूज कर रहे हैं अपन, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n1 टेन आई इज इक्वल टू n2 टेन आर। ओके n1 आगे बात समझ में, टेन आई से किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, ए बी अपॉन पी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी ए, है ना बच्चों। टेन आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन आर n2 टेन आर की वैल्यू कितनी, टेन आर की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन पी ए डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, n1 ए बी क्या है मेरा, ए बी है मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लस साइन के साथ है ये, अपॉन पी ए क्या है, माइनस यू है। रिमेंबर ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। आर पॉजिटिव होगा, इसकी जरूरत ध्यान नहीं पड़ेगी। इज इक्वल टू n2, ये n2 एज इट इज आ गया। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है माइनस एच आई अपॉन पी ए डैश क्या है, प्लस वी, लिख दिया मैंने, है ना। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दोबारा समझा दूं, दोबारा देख लो। क्योंकि ये हमारे एंगल आई और आर बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि हमारी स्फेरिकल सरफेस का साइज बहुत 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 छोटा सा, ऑब्जेक्ट भी छोटा है, सारे एंगल छोटे हैं, पैरेक्शल रेज है, नियर नॉर्मल विजन है। तो बस आपको यह याद रखना है, आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल, बस। तो जब आई और आर स्मॉल होते हैं तो हम साइन आई को साइन आई भी लिख सकते हैं, आई को हम टेन आई भी लिख सकते हैं। तो मैंने साइन आई और साइन आर को टेन आई और टेन आर से रिप्लेस कर दिया। फिर क्या किया मैंने, अब टेन आई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन पी ए लिखा मैंने, और टेन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन पी ए डैश लिख दिया बस।
और प्रॉपर साइन अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव वाला यूज किया टर्मिनोलॉजी। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, मैग्निफिकेशन की, यानी HI/HO की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो HI में क्या, इसको HO यहां बड़ा ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसको, HI/HO की वैल्यू, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो HI/HO यहां चला गया, ठीक है ना। N2 यहां ले आओ, साइड चेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके N1/N2 यहां आ गया, ठीक है ना। और V ऊपर ले जाओ तो ये हो गया V/U, ये अच्छा अभी नहीं, ठीक है ना। अब HI/HO क्या होता है, M इज इक्वल टू N1/N2 इंटू V/U। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे लेंस फॉर्मूला आएगा बच्चों, लेंस फॉर्मूला से भी थोड़ा डिफरेंट है ना। बस याद करना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता ही है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहां थोड़ा सा चेंज, N1/N2 का एडिशन आया ये। लेंस में होगा ओनली V/U, बैलेंस ही बता रहा हूं, लेंस में होगा V/U, लेकिन सिंगल स्फेरिकल सरफेस में N1/N2 भी आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसके ऊपर भी हो जाए एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, यस हो जाए। चलो शुरू हो जाओ, एक प्रॉब्लम इसकी तरह की। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं वॉइच यार, क्या जरूरी है कि पूरा डिक्टेट करवा भी दूंगा। क्या मेरा न्यूमेरिकल है, देखो मेरा न्यूमेरिकल कुछ ये है, कुछ कैसा है भाई आपका न्यूमेरिकल, कुछ मेरा न्यूमेरिकल ये है। मान लिया मैंने HO इज इक्वल टू है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो मान लिया मैंने, ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कितना 1.5 है, ठीक है 1.5। तो क्या निकालना है मुझे, HI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बड़ा फौरन जब हम फॉर्मूला डिराइव कर लें उसी टाइम हमें एक न्यूमेरिकल भी करके इस प्रॉब्लम को, इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यही तरीका है प्रॉपर पढ़ने का। तो जब आप न्यूमेरिकल करें, खुद अपनी प्रैक्टिस करें, पहले फॉर्मूला डेरिवेशन, तो होपफुली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने यहां से अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब क्या निकालना है मुझे, क्या दिया है, अब ये न्यूमेरिकल आ गया। क्या है न्यूमेरिकल भाई, एक ऑब्जेक्ट है, वो कितनी हाइट है 0.5 सेंटीमीटर, कितनी इतनी सी यार 0.5 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल वैलिड नहीं होगा। तो केवल 0.5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, कहां पर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स सरफेस के सामने रखा हुआ है, सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी हाइट है उसकी 0.5 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हमें, इस डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी 1.5। और क्या दिया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 10 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या, और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, जिसकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर है, वो 30 सेंटीमीटर के ऊपर दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट आएगा तो स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, मन में स्टेटमेंट दोहराने की कोशिश करो। मैं धीरे 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 स्टेटमेंट बोल रहा हूं ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में आए। न्यूमेरिकल समझ में आएगा तो प्रॉब्लम समझ में आएगी। ध्यान से समझो कि गिवन डेटा को क्या हम न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट में बदल सकते हैं। यह भी तो एक कलाकारी है। जो गिवन डेटा को स्टेटमेंट में बदल सकता है, उसके लिए स्टेटमेंट को डेटा में बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने बच्चों, ध्यान से सुनो। जो गिवन डेटा को स्टेटमेंट में बदल दे, उसके लिए स्टेटमेंट को गिवन डेटा में और डायग्राम में बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट
क्या स्टेटमेंट, ये देखो जिन बच्चों ने स्टेटमेंट नहीं लिखा वो स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 0.5 centimeter is placed on the principal axis of a spherical surface of refractive index। कौन सी spherical surface? Convex spherical surface of refractive index 1.5 or 3/2 at a distance of 30 centimeter from the surface। Find the height of the image। हो गया, कुछ डायग्राम भी नहीं दिया, डेटा भी नहीं दिया, कुछ नहीं। ये जो मैंने लिख दिया ना आर इतना, ये सब कुछ नहीं दिया आपको। An object of height 0.5 centimeter is placed कहां पर? At a distance of 30 centimeter from a convex surface of radius of curvature 10 centimeter and refractive index 1.5 centimeter। Find the height of the image। हो गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से डायग्राम ड्रॉ करना और डेटा लिखना आना चाहिए, या अगर डेटा दिया हो डायग्राम दिया हो तो उससे स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। जिन बच्चों को ये कला आ गई उनके लिए न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं। तो सारा खेल तो कलाकारी का है, मुझे कलाकारी सब में डेवलप करनी है। सारा खेल तो दिमाग यूज करने का, इंटेलिजेंस यूज करने का है, अपना दिमाग यूज करने का, आपकी मेहनत यूज करने का, आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यूज करने का है पूरा खेल तो। और क्या बहुत मुश्किल और बड़ी बड़ी बातें कही हमने? नहीं, बहुत ही सिंपल बातें कही है, ये सबको मालूम होना भी चाहिए। तो चले, ये न्यूमेरिकल बेटा इतना आसान नहीं समझना, 2 स्टेप्स में होगा। चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसको। अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चों याद रखो, क्या याद रखो? अननोन क्वांटिटी का फॉर्मूला हमेशा मालूम होना चाहिए। हाइट ऑफ द इमेज कहां आती है? हाइट ऑफ द इमेज इसमें आती है, सिंस वी नो दैट m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मुझे यहां HO दिया है? यस दिया है। कितना? 0.5 सेंटीमीटर। तो HI फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? HM की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होगी। क्या M दिया है? नहीं। तो पहले, अब आप समझ गए होंगे, पहले मुझे इस फॉर्मूला को यूज करने, M की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ओके ओके। फर्स्ट स्टेप बच्चों दोबारा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है भाई? ये मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो क्या मेरी हाइट ऑफ इमेज इसी में से आती है? हाँ, हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से ही आती है। ये वाली बात क्लियर हुई। तो m इज इक्वल टू HI अपॉन HO हो गया, ये वाली बात क्लियर। अब क्या m निकालना पड़ेगा, तो m का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है m इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू V अपॉन U। तो क्या U दिया है? दिया है। क्या N1 दिया है? दिया है। N1 इक्वल टू 1। क्या N2 दिया है? यस। क्या नहीं दिया? V नहीं दिया। फॉर ऑल ऑफ अस V आर नॉट गिवन V। इस V को पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। V फाइंड आउट होगा तो M आएगा, M आएगा तो HI भी आ जाएगा। तो V कहां से फाइंड आउट करें बताइए बच्चों? लिखो, V फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 और ये मैंने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 2। आप भी लिखते जाइए। अब बताओ V फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में लिखो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लिखो सब लोग बच्चे, कौन अभी क्लास में होते तो मैं सबसे पूछता, बताओ V और U और R में कौन सा फॉर्मूला रिलेशन बताता है? उस फॉर्मूला का एक नाम भी है। लिखो क्या कहते हैं उस फॉर्मूला को। अभी पूरा फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आप नहीं लिख पाएंगे, नाम ही बता दो यार उसका। यस, जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। जिन बच्चों ने ये लिख दिया, वेरी वेल डन बेटा, आपने सही लिखा। लिखो फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। मैं चाहूंगा V यहां से आप निकाल के बताएं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बच्चों। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले V की वैल्यू निकाल के बताता है। N2 की वैल्यू 3/2, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं?
3/2 भी लिख सकता हूं। क्या फायदा है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और कोई फायदा नहीं है। 3/2 ये साहब v आ गए यहां पर माइनस n1 की वैल्यू 1, u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू -30। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड है, इसके लिए बार बार एक ही बात बताने की जरूरत नहीं। -30 आ गया ये, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 अपॉन r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू कितनी है 10, ये r की वैल्यू आ गई 10। नेगेटिव के पॉजिटिव, इसका c राइट साइड है, c राइट साइड किसका होता है, कॉन्वेक्स सरफेस के राइट साइड c होता है। अभी कॉनकेव वाला फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ड्राइव क्या करवाऊंगा, डायग्राम बताऊंगा। डायग्राम ही में पूरा डिफिकल्ट होता है, फॉर्मूला तो आप ट्राई करेंगे। ओके, यहां आ जाते हैं हम लोग। ये हो गया 3/2v माइनस और माइनस प्लस प्लस 1/30। ये 0.5 को मैं लिख देता हूं 1/2, और 1/2 नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1/20, है ना। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, लगना भी नहीं चाहिए। 3/2v, मुश्किल क्या, एंजॉय कर रहे होगे यार, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बड़ा मजेदार न्यूमेरिकल है इसके। 3/2v इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 1/20 माइनस 1/30, करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ, वही तो स्टेप से वही नई पुरानी बातें, मल्टीप्लाई डिवाइड, और क्या है यार न्यूमेरिकल्स में क्या रखा है। ओके करो यार इसको। 3/2v बच्चों करके दिखाओ मुझे, कितना एलसीएम आया, ये 60 आया, ये आ गया 60 को डिवाइड किया 20 से आंसर आया 3 का मल्टीप्लाई 1 में आ गया 3, माइनस 60 को डिवाइड किया 30 से आंसर आया 2 का मल्टीप्लाई 1 में आ गया आंसर 2। ठीक है ना, ये मिटा रहा हूं भाई। होपफुली सब ने डायग्राम, भाई ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, वैसे तो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, बल्कि डायग्राम पहले से ड्रॉ था। तो डायग्राम से स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना आना चाहिए। जो बच्चा स्टेटमेंट लिख के डायग्राम बना सकता है वो डायग्राम देख के स्टेटमेंट भी लिख सकता है। ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी। और करना सीख लोगे तो आपके लिए खेल बहुत आसान हो गया। मिटा रहा हूं यार इन सब चीजों को, मैं मिटा दो फटाफट, और जल्दी से फटाफट अब न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाओ। तो 3/2v कितना हो गया, 3/2v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/60 हो गया, होने दो, है ना। अब v की वैल्यू निकालनी है तो 3 × 60/2, v वहां रहेगा 60 यहां आ गया, v उधर चला गया, v यहां आ गया, और 230 से कितना होता है ये, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आ गई 33 से 90 सेंटीमीटर आ गई v की वैल्यू। अब मुझे निकालना क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। पहले m निकालूंगा, तो m का फॉर्मूला ये आ गया, ये फॉर्मूला लिखो इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर आ गया, ठीक, या आपने इक्वेशन 1 लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 m क्या होता है, HI/HO, m की जगह N1/N2 × V/U, है ना। HI कितना दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है वो तो मुझे। HO कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ था, N1 था 1 और ये कितना था 3/2 था, इनटू V कितना निकाला मैंने, V निकाला 30, और U कितना था, U था क्या था यार, U था -30। V कितना आया मेरा, V तो 90 आया, और U कितना था -30, ठीक है ना। ओके, कुछ कर दो यार, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 3 9 कर दो, कर दिया। तो HI/0.5 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3/2 लिख दिया, 2/3, 2 ऊपर भेज दो और 3 को वहीं रहने दो, 2 ऊपर चला गया, इनटू ये वाला 3 और ये वाला माइनस यहां आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0.5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो HI इज इक्वल टू -2 इंटू 0.5, HI इज इक्वल टू -1.0 सेंटीमीटर, HI हाइट ऑफ द इमेज -1.0 सेंटीमीटर। लल्ला हो गया, आया समझ में बच्चों। हंसी हंसी में, खेल खेल में, गा गा के, संगीत में समझ लो, आसान करके समझो, खेल खेल में समझो, एंजॉय करो। बड़ी मस्त प्रॉब्लम थी वाली,
और क्या करना बता रहा हूं आपको मैं। डायग्राम दिया हो तो स्टेटमेंट बनाने की स्किल सीखो, स्टेटमेंट दिया हो तो उसका डायग्राम और डेटा लिखने की स्किल सीखो। ये स्किल डेवलप हो गई। कुछ भी नहीं है आपके लिए। न्यूमेरिकल्स आसान, डेरिवेशंस आसान, फिजिक्स आसान। लिख लो। अब रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस जनरल फॉर्मूला। सेकंड केस, बहुत सारे 4 केस हैं। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर था। अब ऑब्जेक्ट अभी भी हमारा रेयर मीडियम में और सरफेस कॉनकेव आ गई। फॉर्मूला पूरा डिराइव नहीं करूंगा, मेथड आपको मालूम है। सिर्फ डायग्राम में बच्चा मात खाता है। नोट कर लिया होगा शायद आपने। मिटा रहा हूं बेटा ये। हाँ, यहां हेडिंग डाल दूं जब तक आप पूरा नोट कर लो। ओके ओके ओके। हमारा चल रहा था रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। अब कॉनकेव के ऊपर आ गए। कॉनकेव, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। और क्या था? ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम। ये सारी कंडीशन है। पॉइंट बी, डेरिवेशन बी, रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, मेन हेडिंग। फिर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, ये ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में, ये आ गया बी। अभी था रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस पहले वाला, अब रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। तो डायग्राम, इसका डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों, और जो बच्चा ये डायग्राम सीख लेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स 12th की मालूम है, 11th से तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बता रहा हूं आपको, 11th से बहुत इजी है। 12th की फिजिक्स बड़ी मजेदार है। 12th की फिजिक्स एंजॉय करोगे, बस करते जाओ करते जाओ। ओके, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, ये रेयरर, ये कॉनकेव सरफेस डेंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लूंगा n1 परमानेंटली, इसका n2, कोई चेंज इसमें हम नहीं करेंगे। अब ये कॉनकेव सरफेस किसकी होती है? डेंसर मीडियम की होती कॉनकेव। जो भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स रेफरेंस किसके लिए आता है? रेयरर सरफेस मीडियम के लिए, कि डेंसर के लिए? डेंसर के लिए आता है। ये चीज आपको मैंने लास्ट टर्म में भी समझाई थी, इसको भूलना नहीं है। तो ये डेंसर मीडियम के लिए कॉनकेव सरफेस का रेफरेंस आएगा भाई, और ये उसका पोल हो जाएगा। तो अगर ये एक, मैं बनाने की जरूरत नहीं, इमेजिन करो, बहुत सारे काम इमेजिनेशन से होते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है, या छोटा सा, सॉरी बहुत बड़ा तो नहीं कहना चाहिए, स्मॉल एपर्चर का छोटा सा स्फीयर, छोटा सा स्फीयर है, ठीक है ना। होलो पार्ट है ये वाला, एक स्फीयर या उसका होलो पार्ट, ठीक है, यहां पर होलो पार्ट है। तो ये साइड रेयरर हो गई। इसका कहने का मतलब ये कि सेंटर यहां आएगा, सी यहां आएगा, सी डेंसर मीडियम में नहीं आएगा, सी रेयरर मीडियम में आएगा। अगर रेफरेंस, देखो मैंने लास्ट टर्म में बताया था, अगर ये लिखा हो कि एसी स्फेरिकल सरफेस जिसका सेंटर मीडियम के अंदर है, तो वो कॉन्वेक्स सरफेस होगी। डायग्राम देख लेना पिछले टर्म में जो करवाया था। अब अगर ये लिखा हो ऐसी स्फेरिकल सरफेस जिसका सेंटर मीडियम के, डेंसर मीडियम के अंदर नहीं बल्कि रेयरर मीडियम में, तो वो सरफेस को कैसी हो जाएगी? कॉनकेव हो जाएगी। यही बातें सीखनी है, यही छोटी छोटी बातें हैं। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, और छोटी छोटी बातों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बहुत अपने लिए बड़ा बना लेंगे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी, एंजॉय भी करोगे। आ जाओ यहां पर, क्या है मेरे पास? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है P, O मान लो, O इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब यहां मैं मान लूं कि ये रे ऑफ लाइट यहां से ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, ये
तो ये इंसिडेंट रे हो गई। तो एंगल आई किसके बीच में होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। कितने तुम्हारा नॉर्मल? तो ड्रॉ कर लो। ये नॉर्मल आ गया अपना, ये नॉर्मल आ गया भाई, ये बना लिया आपने नॉर्मल। ये एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल की लाइन कहां से बनती है? हमेशा सी से बनती है। ये पॉइंट कौन सा मान लिया? एम मान लिया। अब ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, बस यही पूरा खेल होता है। ये रे ऑफ लाइट जो रेयर से डेंसर में एंटर हो रही है, कहां सीधे जाएगी? क्या नॉर्मल से अवे बैंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। सब जानते हैं यार, इतनी बार कर लिया ये तो। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ये बैंड हो जाएगी, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से आते हुए लगेगी, बस यहां बच्चों गलती नहीं करना। देखो मैं क्या करूं, अभी आप ड्रॉ नहीं करना, ये आप यहां कहीं ऐसा ड्रॉ कर दोगे, ठीक? अब इसको पीछे कर दो, है पीछे प्रोड्यूस कर दो इसको, तो अब ये बहुत क्लोज हो गया ना इसके। तो देखो क्या करो, टेक्निक बता रहा हूं, यहां ले लो, आपका ये इमेज यहां बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी, और इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करो यार पहले इसको। ये टेक्निक बच्चों इसको बार बार देखना, टेक्निक सीखना। और ये मिटा दी मैंने, इसको आगे बढ़ा दो यहां से। ये बन गई अपनी रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे को थोड़ा सा हमने पीछे प्रोड्यूस कर दिया। ये रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है आर। इसको डिक 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 पीछे ले आओ भाई, आई पर बन गई इमेज, यहां पर इसकी बन गई इमेज। जिस बच्चे ने डायग्राम सीख लिया बनाना ठीक से, उसका 60% प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अच्छा, अब फटाफट वही करना है यार, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब जरा देखना, पी ओ क्या होगा? पी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा माइनस यू, पी आई क्या होगा? माइनस वी, पी सी क्या होगा? माइनस आर। क्यों होगा? सब लेफ्ट साइड आ रहा है इसलिए होगा। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। यही तो डेटा लिखता होगा आपको, ये न्यूमेरिकल चल रहा है यार, यही न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल से घबराने की क्या जरूरत है? तो ये अब पूरा लिख रहे हैं भाई, इसको ले लिया, ये तो लिख लिया ना, n1 हो गया, n2 हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, तो ये कौन सा एंगल होगा? आई होगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे। बस जिसने ये प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लिया उसके लिए डेरिवेशन बहुत आसान। थोड़े से 1-2 स्टेप तक आपको ले जा रहा हूं, आगे पूरी कहानी आप करेंगे ताकि बीच में खेल ना बिगड़ जाए। तो ड्रॉ कर लो, ये सबने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है ना? ओके, अब फटाफट n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैं कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूं, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू आई अपॉन आर। कैसे आया? रिपीट नहीं कर रहा हूं, पिछले टर्म में आपने अच्छी तरह समझाया था, जल्दी कर रहा हूं। ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। दोबारा वही चीज दोबारा यहां अपने डिस्कशन में आ रही है। देखो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, उसका एक एंगल अल्फा होगा, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। सी एक्सटीरियर एंगल, अल्फा ए एंड बी इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो आई किस में आ रहा है? इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये आई। डॉटेड लाइन और इंसिडेंट रे, डॉटेड लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में आ रहा है आई, और ये आई कौन से ट्राइंगल में हुआ? डॉटेड लाइन और इंसिडेंट रे, और ये ओ सी, इनके बीच में बना ये ट्राइंगल। तो मैं लिखूंगा एन ट्राइंगल ओ सी एम, ओ सी एम। लिखो कमेंट बॉक्स में कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, लिखो कमेंट बॉक्स में। ओ एम सी में या ओ सी एम में कौन सा एक्सटीरियर एंगल, लिखो कमेंट बॉक्स में। गामा, यस। कौन सा अपोजिट इंटीरियर एंगल से? आई एंड अल्फा आर, आई एंड अल्फा आर इंटीरियर एंगल से, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा, है ना? तो क्या लिखूंगा मैं? गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। किसकी वैल्यू चाहिए यहां सब्स्टिट्यूट करने के लिए? आई की। तो आई की वैल्यू होगी गामा माइनस अल्फा इक्वेशन 2।
अब आर का खेल शुरू हुआ। अगर ये आर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर ही होगा। तो आर किस में आ रहा है, डॉटेड लाइन आई एम और सी एम के बीच में बना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे हो गए भैया, है ना। तो अब ये आर तो ये भी आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ट्राइंगल नहीं होता, दो दो तीन तीन ट्राइंगल दिखाई दे रहे होते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, उसी की प्रैक्टिस करनी है, खास ये होती है प्रैक्टिस। ओके, आर देखो ये डॉटेड लाइन आई एम, दूसरी डॉटेड लाइन सी एम, इन दोनों के बीच में आर। तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, आई सी एम, सी एम आई, ये हमारा ट्राइंगल हुआ जिसमें आर और बीटा क्या होंगे, अपोजिट या रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इनका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, गामा होगा। तो गामा इज इक्वल टू कौन सा ट्राइंगल, पहले एन ट्राइंगल आई सी एम, आई सी एम, गामा इज इक्वल टू लिखो, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो आर की वैल्यू कितनी, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करना है, आर की आई की ये वैल्यू, पुट दिस इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1, ये n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू है गामा। अच्छा एक स्टेप, या एक स्टेप बढ़ा रहा हूं यार, मैं लिख रहा हूं इसको n1 आई इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, अरे मैं करेक्शन नहीं कर रहा हूं, इसको मिटा नहीं रहा हूं, इसको लिख रहा हूं n1 आई इज इक्वल टू n2 आर, ये इक्वेशन 1 मान लेना इसकी जगह, इसकी जगह यहां से ये इक्वेशन 1 मान लेना। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1, तो n1 आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से गामा माइनस बीटा आएगी। अब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वही जो लास्ट टर्म में किया था हमने, दिस इंप्लाइज दैट n1 गामा आर्क अपॉन रेडियस mp अपॉन रेडियस pc, बीटा बल्कि अल्फा के लिए एंगल आर्क mp हो गया और रेडियस pc हो गया अल्फा के लिए। तो ये हो गया mp द आर्क रेडियस po इज इक्वल टू n2 गामा, ये रहा गामा, आर्क mp रेडियस pc। लास्टली बच्चों अगर ना दिखे तो थोड़ा क्लोज कर दूं यार, n1 नहीं तो रेंज के बाहर चला जाएगा। चलो रिपीट हो गया, गामा हो जाएगा mp द आर्क, अपॉन रेडियस pc माइनस अल्फा, ये रहा अल्फा, आर्क mp अपॉन रेडियस po, ये हो गया। चलो इज इक्वल टू n2 गामा, फिर से रिपीट हो गया mp अपॉन pc माइनस बीटा की वैल्यू mp अपॉन o i, mp बाहर ले आओ, n1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, mp बाहर आ गया, n1 अंदर चला गया, और pc की वैल्यू माइनस r, pc की वैल्यू माइनस r, माइनस n1 अंदर गया, mp बाहर आ गया, n1 अंदर mp बाहर, अपॉन po की वैल्यू माइनस u इज इक्वल टू n2, सॉरी mp कॉमन बाहर, n2 अंदर, n2 अपॉन pc की वैल्यू माइनस r, माइनस n2 OI की वैल्यू माइनस v, ये कैंसल, सॉल्व करोगे अगेन यू विल गेट n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यही कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी आया था और यही कॉनकेव सरफेस के लिए भी आया। नोट कर लो, ये शॉर्ट चला हूं मैं, यहां से 2-3 स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप फिनिश करेंगे इसको, नोट करो बेटा।
क्यों ना अब आपके लिए एक प्रॉब्लम कराई जाए इस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड। ये सब कुछ बता रहा हूं, होपफुली सबने नोट कर लिया होगा, ये नहीं किया हो तो रिवाइंड करके देखना। और एक प्रॉब्लम, ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा और डायग्राम की बेसिस पे आपको उसका स्टेटमेंट लिखना सिखाऊंगा। ये स्किल आप डेवलप कर लोगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, आज का इसके ऊपर बेस्ड एक ये डायग्राम, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक कौन सी सरफेस हुई है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव, ये हुई कॉनकेव सरफेस। इसका N2 दिया हुआ है, N2 की वैल्यू 1.5, N1 की वैल्यू 1 और इसका रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस के ऊपर 40 सेंटीमीटर के ऊपर। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आ गया। देखिए, एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है, कॉनकेव। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट देन प्लीज राइट, आई एम डिक्टेटिंग। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 40 centimeter from a concave surface of radius of curvature 20 centimeter and refractive index 1.5. Determine the image distance. Determine the image distance of the point object. तो स्किल डेवलप करनी है। अगर सिर्फ स्टेटमेंट आएगा, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम, यू शुड बी एबल टू राइट द गिवन डेटा, एंड इफ द डायग्राम इज गिवन टू यू, यू शुड बी एबल टू राइट द स्टेटमेंट। इन दिस वे यू विल डेवलप and enhance your numerical capability. Okay, what we are given now, we shall write all the data with the symbols, proper symbols. We to find out V is equal to question mark U. बोलो बच्चों, U equal to प्लस 40 के माइनस 40, माइनस 40 सेंटीमीटर। इसका सेंटर कहां आ रहा है, यहां कहीं आ रहा होगा सी। तो R की वैल्यू क्या होगी, माइनस 20 सेंटीमीटर। बच्चों यहां एक बात दोबारा दोहराना चाहूंगा, अगर लिखा हो कि सेंटर इज इनसाइड द डेंसर मीडियम, तो सरफेस कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी। दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। And if the center is given to be not in the medium but outside the medium, then you should be able to determine whether the surface is convex or concave. तो अगर ये concave ना लिखा हो बल्कि लिखा हो कि center of curvature is outside the medium, then you should be able to distinguish and identify that yes, the surface is concave. तो कॉनकेव सरफेस हुई है, तो कॉनकेव सरफेस का लेफ्ट साइड आता है, मीडियम के अंदर नहीं आता, मीडियम के बाहर आता है, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड आता है। तो R की वैल्यू माइनस, बस यहां बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो R की वैल्यू आ गई इतनी, और हमें क्या दिया हुआ है, N1 की वैल्यू 1, और हमें क्या दिया हुआ है, N2 की वैल्यू 1.5, दैट कैन बी रिटन एज 3/2। अब क्या करना है, सीधे सीधे गिवन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, और फिर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। और क्या करना है यार, लिखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही है, N2, सब लोग दोहराओ मेरे साथ, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। N2 की वैल्यू मैं 3/2 लिख रहा हूं, इससे इजी हो जाता है थोड़ा। N1 की वैल्यू 1, U की वैल्यू कितनी, माइनस, U की वैल्यू कहां लिखी है मैंने, माइनस 40, माइनस 40, ये हो गया 1.5 माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी, माइनस 20 आ गए आपने यहाँ, माइनस 20। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व करो यार, 3/2V प्लस 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 0.5 यानी 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस 1/40 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3/2V इज इक्वल टू 1/40, ये वाला माइनस 1/40, और ये भी उधर गया तो ये भी हो गया माइनस 1/40। सॉल्व करते चले जाओ, 3/2V इज इक्वल टू कितना, 40, और ये कितना, -1 -2। कर लो यार सॉल्व, तो इजी हो गया ये, है ना। ओके चलो फटाफट निपटा लें इसको। लास्ट प्रॉब्लम है आज का ये, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3/2V इज इक्वल टू -1/20 लिख सकते हैं ना। ओके तो 3/2 यहां,
और -20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया और v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेज दिया, 2 टेंजा होता है ये, तो v की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। इमेज कैसी बनेगी? लेफ्ट साइड बनेगी जहां ऑब्जेक्ट है, यानी वर्चुअल बनेगी। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले टर्न में थोड़े हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स में आपके लिए लेकर आऊंगा। ये फॉर्मूला की प्रैक्टिस और डेरिवेशन अच्छी तरह से करना, और अगले टर्न में बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सम हायर न्यूमेरिकल्स, एंड अगले टर्न में शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस विद नाउ द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, अभी ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम वाले केस देखे थे हमने, फिर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। अगर ये वाला फॉर्मूला आपने अगले टर्न वाला समझ लिया तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगले टर्न के लिए जो टॉपिक बताए हैं उनकी कैजुअल रीडिंग। टिल देन गुड बाय।